मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र डांड-केसरा में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने पहुंची आवाज की टीम। रात के दौरान आवाज की टीम ने हालात का लिया जायजा। पीड़ित ग्रामीणों की समस्या को देख दहल जाएगा दिल। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के नाम पर वन विभाग कर रहा खाना पूर्ति। सरगुजा जिले के मैनपाट में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन की घटना आई सामने। भूस्खलन से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त, 2 एकड़ जमीन में आई दरार। स्थानीय ग्रामीणों में दहशत। प्रदेश भर में सोमवार से स्कूलों में प्रारंभ हुई ऑफलाइन कक्षाएं। छात्र छात्राओं में दिखा भारी उत्साह। कोरोना नियमों का पालन करते दिखे छात्र। कक्षाओं में दर्ज संख्या से 50% छात्रों की उपस्थिति में कक्षाओं की हुई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सरगुजा जिले का मैनपाट इन दिनों हाथियों के आतंक से दहला हुआ है। हाथियों के दल ने कई घरों को तबाह कर दिया है। मैनपाट में रोजाना हाथियों और ग्रामीणों के बीच हो रहे संघर्ष की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। ग्रामीणों के संघर्ष को देखने और हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग को आईना दिखाने के लिए आवाज की टीम ग्राउंड जीरो यानी डांड-केसरा गांव पहुंची हुई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाथों में मशाल लिए इन ग्रामीणों को देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि ये ग्रामीण किसी युद्ध की तैयारी करने में जुटे हैं। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर खड़े इन ग्रामीणों के कंधों पर कुल्हाड़ी भी नजर आ रही है। कोई हाथों में टॉर्च लिए जंगल की ओर ताक रहा है तो कोई मशाल जला रहा है। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो शत्रुओं का दल ग्रामीणों पर हमला करने के लिए धीरे धीरे कर गांव की ओर आगे बढ़ रहा है और शत्रुओं का सामना करने के लिए ये ग्रामीण तैयार बैठे हैं। दरअसल ये पूरा नजारा छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र ग्राम डांड-केसरा का है, जहां बीते 4 दिनों से हाथियों का 10 सदस्यीय दल जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के दल ने शनिवार की रात डांड-केसरा गांव में 15 घरों को तबाह कर दिया। वहीं रविवार की रात वन विभाग की मौजूदगी में हाथियों के दल ने 2 और घरों को उजाड़ दिया था। ग्रामीणों और हाथियों के बीच चल रहे इस संघर्ष की कहानी बीते कुछ दिनों से अखबारों और टेलीविजन चैनलों में सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन हाथियों की उपस्थिति के बीच दहशत में जी रहे मैनपाट के ग्राम डांड-केसरा के ग्रामीणों के दर्द को करीब से देखने और समझने के लिए आवाज की टीम रविवार की रात ग्राउंड जीरो यानी डांड-केसरा गांव पहुंची थी। आवाज की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर हाथी प्रभावित गांव का जो नजारा देखा, उसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। जिस रात हम, आप और हाथी प्रभावित क्षेत्र में कार्य योजना बनाने वाले रणनीतिकार अपने घरों पर चैन से सोए हुए थे, उस रात डांड-केसरा गांव के ग्रामीण हाथियों से बचने के लिए रात जगा कर रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों के साथ स्कूल में रात गुजार रही थी। वहीं कुछ ग्रामीण पंचायत भवन में बैठकर गांव में होने वाली तबाही का इंतजार कर रहे थे। रात के अंधेरे में ग्रामीणों का एक एक पल हाथियों के दहशत के बीच गुजर रहा था। अब आप मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जुबानी सुनिए कि कैसे ग्रामीण बारिश के इस मौसम में हाथियों के दहशत के बीच अपना एक एक पल गुजार रहे हैं और उनकी परेशानियों को सुनने और करीब से देखने वाला कोई नहीं है। अभी हम सरगुजा जिले के मैनपाट में हैं और यहाँ पर जानेंगे कि हाथी को लेकर पिछले
6 महीनों से जद्दोजहद चल रही है और हाथियों के 10 दल लगातार यहाँ पर अपना कहर बरपाया हुआ है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। अभी रात के कम से कम 12 बज रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से हाथियों के जो उत्पात है यहाँ पर लगातार जारी है और किस तरह से परेशानी हो रहा है उनसे। सबसे पहले आपका नाम बता देंगे आप? हाँ, हम कुबेर यादव। कुबेर जी, ये बताइए किस तरह से परेशानी आप लोग को झेलना पड़ रहा है यहाँ पर? हम लोग का है कि पूरे दिन वो लोग का मूवमेंट देखते हैं कि किधर हैं, और जैसे 6 बजता है कि आ जाते हैं। चारों तरफ से हम लोग घेरा जाते हैं, कहीं भागने का वो नहीं है। और बरसात गिर रही है 24 घंटा, और यहाँ का कुहेस में टार्च कहीं दिखता नहीं है। और इसके कारण हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। पूरी रात जागरण कर रहे हैं, बाल बच्चे मैदान में कहीं पे खड़े हैं, सोने का जगह नहीं है। हम लोग को सुरक्षित स्थान मतलब कहीं नहीं है। हम शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर शासन प्रशासन के कौन लोग आते हैं और उन लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं यहाँ पर आके आप लोग की बात? जंगल विभाग आते हैं, जंगल विभाग अभी भी हालांकि हैं, लेकिन तो हम लोगों का कहना है कि यहाँ कोई ऐसा बैरिकेटिंग हो जाता ताकि मतलब हम लोग सुरक्षित रह पाते। अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? सुरक्षित नहीं है आप? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। कब क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। किस तरह से परेशानी आप लोग को झेलना पड़ता है? ये परेशानी का हम लोग का देखिए, पूरी रात जागरण कर रहे हैं हम लोग। अभी आज ये चौथा दिन हो गया हम लोग के यहाँ डांडकेसरा में, चौथा दिन हो गया हाथी आए। तो चौथा दिन हम लोग कभी सो नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागरण कर रहे हैं। घर का न फसल का तो देखिए, फसल तो हम लोग छोड़ दिए हैं कि फसल कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब घर आज बरसात के दिन में यहाँ मैन पार्ट की ऐसा स्थिति है कि पूरा दलदल हो गया है, घर से बाहर निकलने का कोई वो नहीं है। एक स्कूल है हम लोग के पास, और उसमें कम से कम 1500 की आबादी है। यहाँ एक स्कूल में कितने लोग रह पाएंगे? गाय बैल जैसे उसमें भरे हैं, लेकिन फिर भी 2 मोहल्ले का कहीं जगह नहीं है। हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की समस्या को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब वन विभाग के उन अधिकारियों का बयान सुनिए जो दावा करते हैं कि हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम देर रात डांडकेसरा पहुंचे हैं और हाथी प्रभावित क्षेत्र में जानने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर वन विभाग की टीम किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग जल रहा है और यहाँ पर वन विभाग के फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, जिनको रेंजर बोला जाता है, वो आग ताप रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और छोटे कर्मचारी फील्ड में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रेंजर साहब हैं वो बैठकर आग का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। रेंजर साहब बताएंगे हाथी का लोकेशन क्या है अभी में? जी रेंजर साहब, आप यहाँ पर आग ताप रहे हैं और आप बताना चाहेंगे हाथी का लोकेशन क्या है अभी यहाँ पर? आप बोल रहे हैं आग ताप रहे हैं। आग तापने से मैं पहले ही आ करके अभी बैठा हूँ। आप बोल रहे हैं आग ताप रहे हैं। मेरा भी स्टाफ यहीं पे, मैं भी खुद हूँ। गांव वाले से पूछिए, स्टाफ लगातार काम कर रहे हैं। मैं भी स्टाफ काम कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ जो गाँव वालों के साथ में यहीं पे हूँ मैं, और कोई ऐसा दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लगातार हाथी का मूवमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर हाथी लगातार है, आ रहे हैं। आगे के गांव में हाथी अभी भी 2 घर तोड़ा है। अभी जैसा आपके पास लोकेशन भी आया होगा, हमने यहीं पे है। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था आपके पास? हमारे पास जितने ग्रामीण हैं ये सभी हम जा करके भी देख करके हाथी को आकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? इन लोगों से समझाइश दे रहे हैं कि इधर हाथी है, किधर 2-4 गाड़ी इधर भेजे हैं, बाकी इधर हैं कि आप देखें तो कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं। मतलब तो जो आपके छोटे कर्मचारी हैं लगातार फील्ड में सब हमारे कर्मचारी यहीं पे हैं, छोटे बड़े सब यहीं पे हैं। तो लगातार जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी आपकी घूमती है, उसको आप लोग नाम दिए हुए हैं गजराज वाहन, वो लगातार घूम रही है यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी साथ में क्या गाँव वालों को समझाएंगे? गाँव वाले भी वहाँ पर भटक रहे हैं? नहीं भटक रहे हैं। गांव वालों को जो मित्र दल हैं 8-10 लोग जो अच्छे लोग हैं कि आप थोड़ा सा वॉच करें, ताकि हम लोग भी इधर से वॉच कर रहे हैं
एक पार्टी उधर है, बाकी पार्टी गांव वाले साथ में हम यहाँ पर हैं। और जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको क्या कहते हैं आपका हाई स्कूल में ठहराए हुए हैं। किस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है लोगों का यहाँ पर? इन लोगों के पास हमने आज जो घर तोड़े थे उनको तिरपाल दिए, हमने यहाँ पे चावल बांटा, हमने सूखा राशन दिया। इसके बाद इनके साथ मदद में हम खुद खड़े हैं यहाँ पे। तो लगातार ग्रामीणों की मदद की जा रही है? जी हाँ। किस तरह से और मदद करेंगे आगे? अब जैसे कि लगातार मूवमेंट जारी है यहाँ पर हाथियों का। घर कल भी 12 घर तोड़े हैं, आज 2 घर तोड़े हैं। आपको ही पता है, हमको ही पता है। उसको लेकर किस तरह से और मदद किया जाएगा इनको लेकर? हम कोशिश करेंगे इनका जल्दी से जल्दी मुआवजा बनाए और इनके बैरिकेटिंग पूरे गांव को करने के लिए कोशिश में लगे हैं। लेकिन अगर गांव वाले की बात करें आप, तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही। मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र डाड़केसरा गांव में अपनी टीम के साथ पहुंचे वन विभाग के अधिकारी का भी आपने बयान सुन लिया और ये भी देख लिया कि किस तरह रात के अंधेरे में आग का मजा लेकर वन विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों और ग्रामीणों के भरोसे हाथियों के 10 सदस्यीय दल पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, वन विभाग के अधिकारियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। शायद यही वजह है कि अधिकारी पीड़ित ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के नाम पर खाने पानी की व्यवस्था कर सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों में हाथी से बचाने ग्रामीणों को पनाह देकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर देते हैं, जिसका खामियाजा हाथियों के दहशत में जी रहे मैनपाट के ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। आवाज के लिए ग्राउंड जीरो डांडकेसरा गांव से सोनू केदार की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के मैनपाट में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन होने की घटना भी सामने आई है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लोग किसी बड़ी अनहोनी की घटना से सहमे हुए हैं। हालांकि मैनपाट में भूस्खलन का ये कोई नई घटना नहीं है। पूर्व में भी बारिश के मौसम में क्षेत्र के कई हिस्सों में भूस्खलन होता आया है, लेकिन इस बार भूस्खलन से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 2 एकड़ जमीन में दरार आ गई है। इस घटना से वहां के स्थानीय ग्रामीण काफी चिंतित और दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन की वजह से मैनपाट बिसरा पानी के घोघरा गांव में हरिनाथ मंझवार का कच्चे का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के साथ हरिनाथ मंझवार के 2 एकड़ खेत में भी दरार आ गई है। हरिनाथ मंझवार द्वारा बताया गया कि हल्की दरार पड़ना 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने 6 सदस्यीय परिवार को लेकर दूसरी जगह चला गया था। सोमवार की सुबह जमीन पूरी तरह फट गई, जिससे उसका मकान धसक गया और उससे लगे जमीन में भी दरार आ गई। इतने बड़े हिस्से में दरार देखकर वहां के ग्रामीण दहशत में हैं। सरगुजा जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ सोमवार 2 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू हो चुका है। 19 महीने बाद शुरू हुई ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस दौरान दर्ज संख्या के 50% छात्रों ने कक्षा में हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश भर में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला सूबे की सरकार द्वारा लिया गया था। वहीं प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होने के बाद सरकार ने 2 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 19 माह बाद 1ली से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जहां सभी कक्षाओं में 50% छात्रों के साथ कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। वहीं सरगुजा जिले में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए की गई व्यवस्थाएं पहले दिन नजर आईं। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन स्कूलों में किया गया। वहीं स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ
सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर छात्रों की पढ़ाई शुरू हुई। पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्रों ने बताया कि स्कूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, छात्रों के बीच उचित दूरी रखी गई है। गौरतलब है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा प्रत्येक स्कूल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा सभी स्कूलों का भ्रमण कर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट नोडल अधिकारी लगातार कलेक्टर को सौंपते रहेंगे। ऑफलाइन में ठीक है, बल्कि अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। ऑनलाइन में पढ़ाई वैसे अच्छे से नहीं होता था। स्कूल खुलना तो ज़रूरी था। अभी हम लोग मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखे और सैनिटाइज़र भी है। करीबन 1 साल हम लोग का पढ़ाई पूरा लॉस पे गया है। अभी हो रहा है पढ़ाई। आज बहुत दिन बाद स्कूल खुला तो बहुत अच्छा लग रहा है। सैनिटाइज़र, मास्क अच्छे से पहनना है, सब चीज़ का पालन करना है, ध्यान देना है, इधर उधर नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है, डिस्टेंस बनाना है। स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन भी अच्छा लगता था, ऑनलाइन भी दोनों अच्छा लगता है। स्कूल में भी पढ़ने के लिए अच्छा लगता है और घर में भी। 18 महीनों के लगभग स्कूल खुला है 2 तारीख को, 2/8/2021 को। और सैनिटाइज़र, पूरे स्कूल में सफाई, लैट्रिन बाथरूम सब जो है व्यवस्थित है। बच्चे क्या है, अभी 8वीं के बच्चे लोगों को शासन का निर्देश है, उन्हीं को 50% लोगों को बुलाए हैं। कुछ बच्चे नहीं आए हैं। आज मात्र जो है 31 बच्चे आए हैं। कोई एफिडेविट नहीं लिए हैं अभी तक। और 28/7/2021 को अभिभावक और पार्षद महोदय को बुला करके इसके संबंध में चर्चा की। वो लोग खुद जो है अपनी सहमत दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में भी 2 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षाओं में दर्ज संख्या के 50% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई है। वहीं कोरोना नियम के पालन हेतु सख्त निर्देश भी जारी किया गया है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से नियम शर्तों के साथ स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। वहीं सूरजपुर जिले में भी शिक्षा विभाग द्वारा की गई तैयारियों के बीच स्कूलों में दर्ज संख्या से 50% छात्रों ने ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि जिले में शासकीय और निजी 2200 स्कूलों में 2 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू हो चुका है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को कोविड नियमों के साथ शासन स्तर पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के पालन में स्कूलों के संचालन के लिए निर्देशित किया गया है। जिले के शिक्षा अधिकारी विनोद राय ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर अभिभावकों की सहमति से ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वहीं स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों में निगरानी रखने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में शासन की विधिवत गाइडलाइन जारी हुई है। उसी गाइडलाइन के तहत जिले में विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। विद्यालयों के संचालन के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। उसमें हम लोग 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को नियमित विद्यालयों में लगाया जाएगा। जो विद्यालय का समय है उसमें अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें
प्रधान पाठक जो अपने स्तर पे व्यवस्था बनाएंगे कि बिल्डिंग में जितनी क्षमता है उससे अधिक बच्चे ना हो, और कोविड रूल भी पालन होना चाहिए वहाँ पे। बाकायदा सैनिटाइजर वगैरह जो कोविड के नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क बच्चे लगाए रहें, इन सब का विधिवत प्रयोग करके बच्चे जो हैं वो स्कूल आएंगे और संस्था का संचालन किया जाएगा। खासतौर से शिक्षक पालक समिति, ग्राम सभा, इसका भी एक तरह से अनुमोदन लेना है, सहमति लेना है। तो प्रधान पाठक, सभी विद्यालयों में प्रधान पाठक बैठक कर लिए हैं। काफ़ी 3-4 दिन पहले ही करीब आदेश जो है वो प्रसारित किया जा चुका है। तो प्रधान पाठक जो है अपने स्तर पे बैठक करके सहमति प्राप्त कर लिए हैं, और अधिकांश जगहों पे सहमति मिल गई है कि विद्यालय का संचालन किया जाए, क्योंकि सभी गार्जियन जो है उत्सुक हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। 9वीं 6वीं माध्यमिक में जो पूर्व माध्यमिक साल है उसमें 6वीं और 7वीं के बच्चों को विद्यालय में नहीं बुलाया जाना है, और 8वीं के बच्चे आएंगे। उसी तरह से 10वीं और 12वीं के बच्चे आएंगे। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जहां पैसे की लेन देन की बात को लेकर 2 आरोपियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित घायल अवस्था में अपने घर पहुंचा और घटना के संबंध में अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पीड़ित को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़ित का उपचार चल रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। विकास सोनकर एवं उसका एक साथी है सूरज कसिया, इनके बीच में पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। उसी दौरान सूरज घसिया के द्वारा धारदार हथियार से उसके गले पे वार कर दिया, जो उसको गंभीर चोट लगी थी गले पे। उसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया था। उसकी रिपोर्ट पर धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वर्तमान में आरोपी फरार हैं, उनकी पता तलाश की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन स्तर पर अनेकों पहल की जाती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए सूरजपुर जिले की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा की गई एक पहल को देखने के बाद आप भी उनकी प्रशंसा करने लगेंगे। तस्वीरों में दिख रहा ये कार्यक्रम कोई आम कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की पहल पर आयोजित हो रहा है। इस आयोजन का नाम हिम्मत रखा गया है। दरअसल महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले की पुलिस अधीक्षक के द्वारा हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हिम्मत कार्यक्रम का आयोजन 2 अगस्त से जिले के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के हुनर से सशक्त बनाया जाएगा। जिले में पहली बार पुलिस विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पहल की गई है। वहीं छात्राओं ने कहा कि पुलिस की ये पहल जिले की छात्राओं और महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। बहरहाल नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा किए गए इस पहल की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पे पुलिस प्रशासन को ये निर्देश रहा है कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अगेंस्ट घटित होते अपराधों की रोकथाम के लिए हमें आदेशित किया गया है। उसी उद्देश्य से हमने आज हिम्मत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र की जो वीरांगनाएं हैं वो अपनी आत्मसुरक्षा की जो टेक्निक्स हैं वो सीखें और आने वाले दिनों में और सशक्त और जुझारू होकर निखर कर हमारे सामने। मेरा ये मानना है कि इस पहल से जो है हमारी लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र की अन्य क्षेत्र की लड़कियां भी इसमें प्रतिभागी होंगी। अभी पहले चरण में हम इसका शुभारंभ सूरजपुर ब्लॉक से कर रहे हैं। लगभग 80 महिला और बच्चियां इसमें प्रशिक्षण पाएंगी। आने वाले दिनों में मेरी उम्मीद है कि अन्य जगह हमारे प्रेमनगर, प्रतापपुर ब्लॉक की भी लड़कियां इस कार्यक्रम से जुड़ें। निसंदेह रूप से बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए पुलिस अधीक्षक एवं समस्त पुलिस परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में पहल की। और ये जिस हिसाब से सुदूरवर्ती अंचल है वहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं जब स्वयं सशक्त होंगी तो सही अर्थों में सशक्तिकरण होगा। जिला प्रशासन भी इनके साथ मिलकर ये जो बच्चियाँ जो सेल्फ डिफेंस के लिए आएंगी इनको सरकारी योजनाओं के माध्यम से या इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए
जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद हो सकेगी, चाहे करियर के निर्माण में, चाहे व्यक्तित्व के निर्माण में, उसमें जिला प्रशासन पूरा साथ देगा। सुरक्षा का जवाबदारी किसको मिला है? महिला को। हमारा जिला के जो सुरक्षा के जो मुख्य जवाबदारी है पुलिस अधीक्षक, वो हमारे महिलाएं हैं और वो चाहती है कि हमारी महिला निर्बल न रहें, सशक्त रहें, अपने आप को कमज़ोर न समझें, उनके एक जज्बा हो, हिम्मत हो कि हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं और किसी भी के साथ लड़ सकते हैं। तो इस तरह का अपने आप को सशक्त समझें, इस ओर हमारे पुलिस अधीक्षिका ने ध्यान दिया है और इसका लाभ हमारे ज़िले को मिलेगा, हमारे महिलाओं को मिलेगा, हमारे बालिकाओं को मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हमारी सरकार की सोच भी है और जितना मदद हो पाएगा हम लोग बराबर उनकी मदद करेंगे। उनके संसाधन के लिए आवश्यकता है, जब तक उनके पास सीखने के लिए संसाधन नहीं रहेगा तो वह उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और एक ट्रेनिंग करने में सुरक्षा ज़रूरत है और सुरक्षा के लिए सामान की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि देने का घोषणा किया है और जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है उस ज़रूरत की जो सामानें हैं वो क्रय होगा और उसके माध्यम से लोग सीखेंगे। ये गांव-गांव तक फैलेगा और हमारे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने शहर में, अपने गांव में या जंगल में, खेतों में काम करने जा सकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सर की वजह से ही हम यहाँ आ पाए हैं। अगर सर ने हमें बताया नहीं होता तो हम इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जान पाते। तो एक ज़रिया भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में जान सकें कि हाँ ये हमारे समाज में होता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह का ये प्रोग्राम रहा है अभी तक का वो इतना अच्छा रहा है कि हम जो वुमेंस हैं उनके आपके सेल्फ डिफेंस हो गया, उनके मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस चीज़ को दिखाने के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की वारदात सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस आरोपी पति के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जहां पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार लुंड्रा के उदारी गांव की रहने वाली 51 वर्षीय केंदी पैकरा कल शाम अपने घर में घरेलू काम कर रही थी। इसी दौरान उसका पति जय सिंह पैकरा शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और पत्नी से विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले में लुंड्रा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारे रोपा जगह के आए घरे खाए पी के सुतत रहे तो कहाँ कते पी खाए के आईस मोर पापा तो फिर टांगा में खपड़ दीस मोर माला खपड़ दीस तो फिर हमन खपड़ दीस तो फिर बाद में देखें और पता नहीं हो
तक। फिर कैसे करा? नहीं देखे कब तक। किरलाइस फिर गए। फिर कैसे करा उधर से? किरलाइस फिर गए। फिर वहाँ से कहाँ लेके गया? वहाँ से कहीं तो डायरेक्ट एम्बुलेंस मिला है। को सूचना मिली कि लुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी के आपसी विवाद में पति द्वारा पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। इसी तारतम्य में उसकी पत्नी को अंबिकापुर हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में आजाद सेवा संघ ने 2 मांगों को लेकर संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा है। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि 2019-20 के प्रथम वर्ष के छात्रों को अभी तक अंक सूची की हार्ड कॉपी नहीं दी गई है। वहीं 21 जुलाई 2021 से अतिथि व्याख्याताओं की सेवा को समाप्त कर दिया गया है, जिनके द्वारा महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिका जमा कराई जा रही थी और साथ ही उत्तर पुस्तिका की जांच भी की जा रही थी। लेकिन अतिथि व्याख्याताओं की सेवा समाप्त होने के कारण उत्तर पुस्तिका जमा करने का काम प्रभावित हुआ है और छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आजाद सेवा संघ द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि को 15 दिनों तक बढ़ाने की मांग की गई है। आज हम विश्वविद्यालय में इन मांगों को लेकर आए हैं कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के 19-20 के छात्र हैं, उनको आज तक अंक सूची की हार्ड कॉपी नहीं मिली। और दूसरा चीज़ ये है कि करीबन 21 जुलाई 2021 से अतिथि व्याख्याताओं की जो सेवा है उसे समाप्त कर दी गई है और उन्हीं के द्वारा महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिका जमा कराया जा रहा था और चेक भी किया जा रहा था। अब जबकि उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, इस कारण महाविद्यालय में बहुत दिक्कतें हो रही हैं उत्तर पुस्तिका जमा होने में। इसी कारण हम आज मांग करने आए हैं कि उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि को भी 15 दिवस बढ़ाया जाए। सूरजपुर जिले में ऑनलाइन ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां ठग गिरोह ने संसदीय सचिव और भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के फेसबुक अकाउंट को हैक कर उनकी आईडी से मदद के नाम पर लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही थी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जहां पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया, वहीं विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने लोगों से अपील की है कि लोग ठग गिरोह से सचेत रहें। साथ ही उनके नाम पर कोई भी व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है तो उन्हें रकम देने से बचे। कई लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि आपका इतने लाख रुपए का लॉटरी लगा है और आप इसमें ये पैसा जमा कीजिए और उसके डिटेल मांग के उसके साथ ठगी होती है। दूसरा, कई लोगों के साथ ये आता है कि आपको मोबाइल नंबर को लकी नंबर चूज़ किया गया है और आपको लकी नंबर चूज़ करने में आपको इतने लाख रुपए या गाड़ी आपको इनाम में मिलेगा। इस तरह झांसे में देकर उसके साथ ठगी होती है। तीसरा, अभी ये बात सामने आई है कि कई लोग जो अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उनका मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाता और जब वो कॉल सेंटर में सर्च करके फ़ोन करता है फिर उसके साथ ठगी होती है। इस तरह की बहुत सारी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, तो लोग इससे अवेयर रहें। दूसरा, बैंकों में भी उसके OTP नंबर मांग कर उसका खाता बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, इस तरह से भी ठगी के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे इसमें लोग बच के रहें, किसी के झांसे में ना आए। जब उनको कोई प्रॉब्लम है तो संबंधित बैंक में या संबंधित संस्था में या संबंधित जगह जाकर उसको क्लियर करें, लेकिन किसी तरह के झांसे में न आए, नहीं तो अन्यथा उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो बेवजह चली जाती है। इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जिसमें थानों में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और उसमें हमारे साइबर टीम की मदद से हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। दूसरा, अभी एक ये भी देखने में आता है कि फेसबुक हैक करके उसमें पीड़ित बताकर उससे पैसे की, अपने साथियों से पैसे की मांग की जाती है कि मैं बीमार हो गया हूँ या मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे इतने पैसे चाहिए। तो इस तरह की मामले भी सामने आ रहे हैं। तो लोग इस तरह किसी भी प्रकार के लालच में, किसी के बरगलाने से, किसी के झांसे में ना आए और अपने गाढ़ी कमाई को इस तरह से न लुटाएं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।